हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी क्या होता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। इट इज़ अ फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक, कैंसर एंड सीवीए। तो सीओपीडी को चौथे नंबर पे मतलब फोर्थ नंबर पे डेथ का कारण माना जाता है। किसके बाद पहला हार्ट अटैक का आता है, दूसरा कैंसर और तीसरा सीवीए। सीवीए यानी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे सीओपीडी आता है। सीओपीडी इंक्लूड एम्फाइसीमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। सीओपीडी में कौन कौन सी डिजीज आती है? तो एम्फाइसीमा आता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा आता है। ये सारी डिजीज सीओपीडी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सीओपीडी की डिफिनीशन क्या होती है। तो सीओपीडी कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक एंड रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। सीओपीडी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट आती है। अगर ये एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बार बार हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है तो वो सीओपीडी कहलाता है। मतलब सीओपीडी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट आती है। अगर ये रुकावट या एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन बार बार आ रही है, रिकरेंट आ रही है और क्रोनिक यानी लंबे समय से आ रही है, 3 मंथ से ज़्यादा या 6 मंथ से ज़्यादा से यही प्रॉब्लम चली आ रही है, तो उसे सीओपीडी कहते हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर इसके देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड गैसेस। अगर हम डस्ट और गैसेस के एक्सपोजर में, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्यों कहा गया है, क्योंकि मतलब कुछ लोग जिनके ऑक्यूपेशन में ही मतलब डस्ट और गैसेस के एक्सपोजर में आने के चांस, जैसे जो इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं या जो कोल माइंस वगैरह में वर्क करते हैं, तो उनको डस्ट और गैसेस के कॉन्टैक्ट में आना होता ही रहता है, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है सीओपीडी होने का। एजिंग, एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सीओपीडी का रिस्क बढ़ता जाता है। आफ्टर 40 ईयर्स ज़्यादा रिस्क रहता है सीओपीडी होने का। हेरिडिटरी, किसी किसी में हेरिडिटरी चलता ही आता है कि ये जेनेटिक से ही चलता आ रहा है कि पहले से ही हमारी जनरेशन मतलब पहले से ही हमारी फैमिली के मेंबर्स को सीओपीडी होती ही जा रही है जनरेशन बाय जनरेशन। एयर पोल्यूशन तो इसका मेन रीज़न है। अगर ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं जहाँ ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो सीओपीडी का रिस्क ज़्यादा है। स्मोकिंग डायरेक्टली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है और सीओपीडी में भी वही होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो में, इससे भी इस सीओपीडी हो सकती है। सेकेंड हैंड स्मोकर मतलब आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के बगल में हैं या पास रह रहे हैं जो स्मोकिंग करता है, तो उससे भी आप भी उस स्मोक के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिससे भी सीओपीडी का रिस्क हो सकता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया, अगर किसी पर्सन को बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो रहा है जैसे कि न्यूमोनिया वगैरह हो गए तो उसको भी सीओपीडी होने के चांसेस हैं। माल न्यूट्रिशन, अगर कोई पर्सन अच्छे से मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, पुअर न्यूट्रिशन है किसी पर्सन का, तो वो लंग्स के फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे भी सीओपीडी होने का रिस्क है। तो हमने कॉजेज में क्या देखा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड गैस, ऐसे जगह वर्क कर रहे हैं जिससे डस्ट और स्मोक गैस के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है। एज के कारण भी हो सकती है सीओपीडी, हेरिडिटी के कारण भी, एयर पोल्यूशन के कारण भी, स्मोकिंग के कारण, सेकेंड हैंड स्मोकर, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया के कारण हो सकती है, माल न्यूट्रिशन के कारण भी सीओपीडी हो सकती है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मतलब दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है बैरल चेस्ट ड्यू टू एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के कारण बैरल चेस्ट हो जाता है। बैरल चेस्ट क्यों हो जाता है एम्फाइसीमा के कारण? क्योंकि जो परमानेंट ओवर डिस्टेंसन हो जाता है एयर स्पेस का, मतलब जो एल्वेलाई वगैरह उनका डिस्टेंसन हो जाता है उसमें एयर स्पेसेस का, जिससे बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। यूज ऑफ एसेसरी मसल फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब नॉर्मल ब्रीथ करने के लिए भी पेशेंट एसेसरी मसल का यूज करने लगता है। जो उस एसेसरी और नेसेसरी जो मतलब एसेंशियल मसल उनके अलावा भी, वैसे एक नॉर्मल पर्सन ब्रीथ करने के लिए डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल और रिब्स इनका यूज करता है। लेकिन जब जो सीओपीडी का पेशेंट होता है वो इन मसल्स के अलावा भी, जैसे थोरैसिक की जो मसल्स हो गई और जो हमारे
थायराइड, हाँ, थोरेसिक की जो मसल्स हो गई और अदर जो मसल हो गई उनका भी यूज करने लगता है ब्रीदिंग में। ठीक है, एसेसरी मसल का यूज होने लगता है ब्रीदिंग के लिए। वीजिंग एंड विस्लिंग साउंड ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा एयरवे होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयरवे में, तो एयरवे नैरो हो जाती है, जिससे वीजिंग या विस्लिंग साउंड सीटी की तरह आवाज़ निकलती है जब पेशेंट सांस लेता है। तो साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्योंकि अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो साइनोसिस यानी जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है तो हम पेशेंट की बॉडी में साइनोसिस मतलब जो पेशेंट की बॉडी है वो ब्लू कलर की होने लगती है, और क्लविंग ऑफ फिंगर्स मतलब जो फिंगर्स होती हैं वो पेशेंट की थिक होने लगती है, मोटी होने लगती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, पेशेंट जब एक्सपायरेशन की प्रोसेस करेगा मतलब जब एयर को एक्सेल करेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा पेशेंट को। पेशेंट का वेट लॉस देखने को मिलेगा। पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जब हम करेंगे तो उसमें जो वाइटल कैपेसिटी है लंग की वो कम दिखाई देगी। तो बैरल चेस्ट हो रहा है एम्फाइसीमा के कारण। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए सिर्फ डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल और रिब्स वगैरह का यूज करता है एक नॉर्मल पर्सन, लेकिन जब किसी को सीओपीडी हो जाता है तो इनके अलावा भी जो थोरेसिक मसल वगैरह होती हैं और जो अदर मसल होती है उनका भी यूज करने लगता है सीओपीडी का पेशेंट। वीजिंग या विस्लिंग साउंड सीटी की तरह आवाज़ निकाल जब आती है जब पेशेंट सांस लेता है, क्योंकि जो एयर वे है वो नैरो हो जाता है। साइनोसिस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है, और जो क्लविंग ऑफ फिंगर्स होती है, जो फिंगर्स होती है वो थिक होने लगती हैं। पेशेंट जब एक्सपायरेशन करेगा, एयर को एक्सेल करेगा तो उसमें उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, पेशेंट का वेट लॉस देखने को मिलेगा, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जब हम करेंगे तो उसमें वाइटल कैपेसिटी कम दिखाई देगी। तो ये हो गया सीओपीडी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।